हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्लास 12th का जो हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको कंटिन्यू करने। ठीक है। तो पिछली क्लास का मैं एक ब्रीफ आपको पिक्चर दे देता हूँ, हमने क्या कवर किया था। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखे थे 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको मैंने 7 वंडर्स भी कहा था। ठीक है। तो 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। उन 7 फीचर्स को हमने डिटेल में कवर किया था। तो आज मैं आपको आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मेरे बनाए अपने नोट्स हैं, जो कि मैंने एनसीईआरटी को रेफर करते हुए बनाया है। और हर वो चीज जो एग्जाम में जिस तरीके से भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम से पूछी जा सकती है, मैंने अपने नोट्स में ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर दिया है। ठीक है। तो मैं आज उसको ब्रीफली आपको दिखाऊंगा, जो पार्ट हमने कवर कर लिया है कि उसमें क्या कितना और कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद हम आज कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, मैं पैरेलली, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पैरेलली दोनों चीज को स्टार्ट कर रहा हूं। दोनों चीज आपको स्क्रीन पर आपके दिख रही होगी। एक साइड पे मैंने रखा है अपना मैनेजमेंट। ठीक है। कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया था। दूसरे साइड मैंने क्या किया है, उसी चीज का मैंने नोट्स में कैसे लिखा है वो भी आपको सामने दिखाया है। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लेता हूं। ठीक है। देखो, तो मैंने सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा मैनेजमेंट का मीनिंग, मैंने आपको मीनिंग में अपने नोट्स में प्रोसेस एंड आर्ट वर्ड को लिखा है, वेयर एस मैंने इसमें फंक्शन और स्टेप भी लिखा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा देखोगे आप कि स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट करके क्वेश्चन पूछ देता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करके क्वेश्चन पूछ देता है। हालांकि ये चारों वर्ड जो यहाँ पर हैं सेम मीनिंग रखते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने नोट्स में वो एक्स्ट्रा वर्ड भी इनकलकेट कर दिए हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस, आर्ट, फंक्शन या कुछ स्टेप्स कह लो, किस चीज का? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, नॉट डूइंग थिंग्स। ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन जो लिखा है मैंने वो नोट्स में, मतलब जो लिखना है आपको वो नोट्स में मैंने दिया है, बट जो समझना है मैंने साइड में लिख दिया अपने रिटन वाले पोर्शन में कि नॉट डूइंग थिंग्स। आपको वहां काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है किसी और से। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर बाई अदर्स, किसी और से कराना है। देन क्यों करा रहे हैं वो? टू अचीव दी गोल। ठीक है। ये चीज दोनों जगह मेंशन है। एंड ये गोल को हमें नॉर्मली अचीव नहीं करना है। नॉर्मली अचीव करना होता तो मैनेजमेंट का रिलेवेंस खत्म हो जाता। हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इसको अचीव करना है। इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ये दो वर्ड क्या है ये हमने नीचे ऑलरेडी समझा था डिटेल में, तो अभी मैं उसे भी क्रॉस वो कवर कर दूंगा। ठीक है। और ये इफेक्टिव और एफिशिएंट तभी कवर होंगे जब हम कौन से स्टेप्स या फंक्शन या प्रोसेस को फॉलो करें। POSDC। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कोई भी काम करने के लिए हम ये पांचों स्टेप्स से उस काम को परफॉर्म करेंगे। पहले प्लान करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, देन स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग, तो जाकर हमारा बेस्ट काम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट, उसके बाद हमने इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी को कवर किया था। और इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में अगर आप लोग को देखना है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था दोनों का मीनिंग क्या होता है। और वही चीज मैंने यहाँ पर आपको जो जो तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, हर वो चीज को यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दिया है। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला इफेक्टिवनेस का मतलब कि एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है उससे पहले या उतने टाइम तक आपको कंप्लीट कर लेना है। एग्जांपल मैंने लिया था कि 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो पूरी तरीके से, दैट विल बी टर्न्ड एज इफेक्टिव वर्क। ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला टू डू टू डू राइट थिंग्स विद इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है। आपको जो टाइम लिमिट दी है उसके अंदर में वो चीज को परफॉर्म करना। या मैंने लिखा टू कंप्लीट एनी टास्क विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, कम से कम समय में करना, या तो उतने ही टाइम में या उससे पहले कंप्लीट करना, ये सिग्निफिकेंस है।
एंड फिर मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूइंग थिंग्स राइटली एंड डूइंग राइट थिंग्स, दोनों चीज से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने बताया था टू डू अ राइट थिंग, टू डू अ राइट टास्क इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, वेयर एज डूइंग थिंग्स राइटली, अच्छे से काम करना सो दैट वेस्टेज ना हो, कॉस्ट ना बढ़े, इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मैंने लिखा है कंप्लीटिंग टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था एंड वर्ड पे आपको फोकस करना है और वर्ड पे नहीं, एंड वर्ड पे आपको फोकस करना है, दोनों होना एक साथ जरूरी है। सिर्फ मिनिमम कॉस्ट होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ मैक्सिमम आउटपुट होगा तो नहीं चलेगा, आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट आउटपुट निकाल कर देना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एकदम इजी सा एग्जांपल क्या लिया था कि पेपर में 3 घंटे बैठकर उसको कैसे भी कंप्लीट करना नहीं है, आप इस तरीके से कंप्लीट करो कि आप कट टू कट और बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करो, कम से कम एफर्ट लगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आप गेन कर पाओ उससे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसको मैंने समझाया है, यूजिंग लेस रिसोर्सेस मोर बेनिफिट शुड बी डिप्राइव्ड। ठीक है, कि लगे कम रिसोर्स, इनपुट कम हो और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। ठीक है, और इसको मैंने दूसरे तरीके से लिखा है डूइंग टास्क करेक्टली या राइटली। ठीक है, सही तरीके से काम करना। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है। ठीक है, कि अगर मैनेजमेंट ने टारगेट किया है एक पेन को 50 रुपए में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और 1 मंथ का उसके लिए टेन्योर दिया गया है, और वर्कर ने क्या किया, उसको 45 रुपीज में वो पेन बनाकर दे दिया। ठीक है, तो देखो अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रहे कि कितने दिन में बनाकर दे दिया, देन वी हैव टू अज्यूम कि ऑन टाइम दे दिया, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। लेट होता तो वो लेट के बारे में जिक्र करता, तो यहाँ पर ऑन टाइम दे दिया तो इफेक्टिव भी है, और 50 रुपए की कॉस्ट का बात बोला गया था, बट उसने 45 में ही वो चीज 45 में ही बनाकर दे दी, तो वो एफिशिएंट भी है। इज इट क्लियर? तो ये सारा चीज हमारा कवर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर इफेक्टिव, यहाँ पर बोथ वर्कर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, कंक्लूजन में मैंने जो चीज लिखा है, यहाँ पर भी मैंने कंक्लूजन दिया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इलैबोरेट टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन इन रेलेवेंस टू या इन कनेक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली रिक्वायर्ड। ठीक है, और टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन इन्हें कहा जाता है। दोनों ही, कोई एक होने से काम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वही होती है जिसमें दोनों हो। हाउएवर ये दोनों को बेस्ट तरीके से या परफेक्ट तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में ला पाना इज समवेयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और जो ऐसा कर लेते हैं वही जाकर टर्म होते हैं ब्रांड। ठीक है, वही बनते हैं आगे जाकर एक बेस्ट कंपनी, रिनाउंड कंपनी। ठीक है, ओके। अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 7 फीचर्स को मैंने समझाया था। मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया था, गोल ओरिएंटेड एंड ऑल, सातों फीचर्स को। उसको लिखना कैसे है, उसके लिए मैं ये पीडीएफ आपको शो कर रहा हूं। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, 3 मार्क्स में आ गया, इलैबोरेट करो, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको क्या क्या बताना होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो वो किसी एक गोल को लेकर बनती है। ठीक है, पहले तो आप ये बताओगे कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो किसी एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव को सोचकर उसको फुलफिल करने के ऑब्जेक्टिव से ही उसको बनाया जाता है। अच्छा, फिर आप लिखोगे ये ऑब्जेक्टिव तो हर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली बिना मैनेजमेंट के भी अचीव कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से तीनों पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक, और ये डायग्राम आप बनाओगे। ओके, तो यही चीज मैंने लिखा है। देखो, बिजनेस, ये सारा चीज मैंने बताया, जो भी कॉन्टेक्स्ट कंटेंट लिया है सब एनसीईआरटी से लिया है मैंने। ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए बनाया है। ओके, अच्छा, देखो, तो सबसे पहले बोल रहे हैं हर एक बिजनेस सेटअप हुआ है किसी एक गोल के साथ, जिसको उसको एक गिवन स्पैन में एक टाइम फ्रेम सोच कर चल रहा होगा कि इतने सालों में उसको अचीव करना है, तो वो करना है। ठीक है, अच्छा, और ये गोल ही उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का रीजन है। अगर वो गोल ही नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता, उस गोल के लिए ही वो ऑर्गेनाइजेशन बना है। अच्छा, गोल कैन बी अचीव्ड नॉर्मली, बट टू अचीव इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट एग्जिस्ट। सिंस ये चीज हुआ कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है,
Hence we can conclude that management is a goal oriented process. ठीक है, तो ये हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया कि आप हेडिंग लिखोगे, 3 पॉइंटर्स लिखोगे और उसका कंक्लूजन दोगे टुगेदर विद अ डायग्राम, देन इट विल बी ऑल कंप्लीट। 3 मार्क्स कोई भी हटा ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑल परवेसिव यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम तो ऑलरेडी बना दिया, किसी भी इन्वायरमेंट में आ जाओगे, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। चाहे घर की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे रोड पे की बात हो, या पेट्रोल पंप की बात हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो, हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। जहां भी आप चीजों को सिस्टमैटिक देखोगे वहां मैनेजमेंट है, तभी वो सिस्टमैटिक हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है इट मींस मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अच्छा, इट इज रिक्वायर्ड बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। अच्छा, ये बिजनेस में भी जरूरत होता है इसका और नॉन बिजनेस में भी, यानी घर में भी जरूरत होता है, अदर देन नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी जरूरत पड़ेगी इसकी, लाइक होम, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल एरियाज, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में जाओ, हर एक इन्वायरमेंट में, हर एक एरिया में इसको मिलेगा। और ये जो मैं अलग अलग इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, ये आपके चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर 3 में हम इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिंस ये हर जगह प्रेजेंट है, दस इट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। यहां पर कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड से भी आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो। ठीक है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट की बात लेवल पे हो, ठीक है, चाहे वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर हो, और चाहे वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर हो, हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे वो चाइना की बात करें, चाहे वो जापान की बात करें, हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही चीज आपको केस स्टडीज में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी की अगर बात करूं, तो एक आपको केस स्टडी आप अक्सर देखोगे, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक बार ना, मतलब स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो बच्चे लोगों ने सिंस पीओएसडीसी ये मैनेजमेंट पढ़ रखा था, तो उन्होंने ये फॉलो किया और उनका प्रोग्राम बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक, तो बच्चा खुश होकर यही चीज अपने पापा को बताने जाने वाला था। उसके पापा को जब उसने बताया कि पापा आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो बेस्ट तरीका होगा और बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा आपके बिजनेस में, तो उसके पापा बोले कि बेटा ये चीज मैं ऑलरेडी कई सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस केस स्टडी से आप कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट को कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये सिग्निफिकेंस क्या बताया कि उसके स्कूल के प्रोग्राम में भी वो लग रहा है, इनके बिजनेस में भी ये लग रहा है। दैट मीन्स वो आपको कहना चाहता है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस की जाती है केस स्टडी की। तो मैं एकदम केस स्टडी को आपको इतने अच्छे तरीके से क्रैक कराऊंगा कि आपको सबसे इजी केस स्टडी लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मैंने बताया था इट इज 3D। ठीक है, मैनेजमेंट किस तरीके का है, 3D है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3D देखा था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए कि हर एक इंसान अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बोलता है, मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि हर एक वर्कर, हर एक इंसान जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है वो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हो, क्योंकि ह्यूमन एसेट्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स, इस रीजन से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहले तो हमने ऑपरेशन की मीनिंग समझी थी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है जिसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने कंज्यूमर तक सप्लाई करता है। ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये तो है ऑपरेशन। ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए हम कहते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस पीपल, क्योंकि जब लोग खुश होंगे और खुश होकर अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तब जाकर उसका ऑपरेशन, उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। ओके, तो यहां पर देखो मैंने वही चीज लिखा है।
ठीक, यहाँ पर तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे मैंने यहाँ पर इलाबोरेट किया है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है क्योंकि इसके 3 डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन हैं, ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशन, पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोल रहा है, इट इज कंसर्न विद वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक है। और उनको जो भी गोल दिया गया डिपार्टमेंट वाइज कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, उस गोल को पर्टिकुलरली अचीव करना, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं अभी इस चीज को क्यों यहाँ पर नहीं लिख रहा फीचर में, क्योंकि अभी मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में किया नहीं है, वो आगे आने वाले 5 चैप्टर्स में, और ब्रीफली अभी मैं इसके बाद समझाऊंगा, तो आप खुद ही कोरिलेट कर लोगे कि कौन किससे जुड़ा है, ठीक है। तो अगर फंक्शन वाइज इसका क्वेश्चन पूछता है, फीचर और फंक्शन को मिलाकर, तो देखो यहाँ पर मैंने उस चीज को बता दिया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में 3 चीजें कवर होंगी। POS, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क का पार्ट है। देन इट इंक्लूड्स, अब देखो इसमें क्या है, किस तरीके से लिखा है वर्क के लिए, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल एंड असाइनिंग मीन्स टू अचीव इट, यानी कि सब लोगों को एक गोल दिया गया है और उस गोल को अचीव कैसे करना है ये बताना मैनेजमेंट ऑफ वर्क का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज डन बाई, अब ये कैसे कैसे बताया जाता है कि हर एक इंसान को जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है उसको जो बताया गया है वो काम करेगा, तो उस काम में कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ चीजें उसे टाइम टू टाइम बताना होगा, उस चीज के बारे में यहाँ पर इलाबोरेट किया है कि ये कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बेस्ट वर्क कैसे लिया जाएगा, उनका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, उनके लिए प्लान बना कर देंगे, बजट बना कर देंगे कि भाई इतने के अंदर करना है, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या अथॉरिटी है, ठीक है। तो कौन किसका हेल्प ले सकता है, कौन किससे बात कर सकता है, तो ये सारी चीजें हम उन्हें बताएंगे, ठीक है। ओके, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल आता है, मैंने बताया लोगों का बेस्ट मैनेजमेंट। तो देखो इसमें क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद पीपल या वर्कर या एम्प्लॉय कह लो, ठीक है। इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होता है हर कंपनी का। तो इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स कंपनी इन एन इफेक्टिव वे, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक। यहां पर 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या, ये स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है, सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में POC, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग का पार्ट आता है, whereas staffing and directing is part of management of people because staff are the concerned peoples, ठीक है। तो concerned people के लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग करना होता है कि अपने लोगों को पहले तो बेस्ट अच्छे लोगों को लाना, अच्छे जगह पर प्लेस करना, और टाइम टू टाइम उन्हें डायरेक्शन बेस्ट तरीके का देना कि वो अपना बेस्ट आउटपुट आपको दे पाए, ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए। अच्छा, इसमें 2 तरीके से, ध्यान से सुनना, इंसान को डील करने का 2 तरीका होता है, एक इंडिविजुअल और एक एज अ ग्रुप। इंडिविजुअल, आप उसके इंडिविजुअल लेवल की भी प्रॉब्लम्स है, उसके इंडिविजुअल लेवल की भी कुछ लैकिंग्स हैं जिनको आपको बिल्डअप करना होगा उसके अंदर, और एज अ ग्रुप भी कई लोगों की अपनी लिमिटेशन होती है, जैसे कि एक इंसान अपने इंडिविजुअली बेस्ट तरीके से काम कर सकता है, हाउएवर जब उसको ग्रुप में किया जाए ना तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। क्यों? कई बार उसको लैंग्वेज बैरियर होता है, कई बार उसको हेजिटेशन का बैरियर होता है, कई बार उसको फियर वाला बैरियर होता है, तो कई सारे बैरियर्स आ सकते हैं। तो उन सारे चीजों को भी आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी हर इंसान को डील करना होगा और एज अ ग्रुप भी डील करना होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया है कि डीलिंग एज इंडिविजुअल एंड डीलिंग एज अ ग्रुप, ठीक है। तो मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाई, हाँ, इसको हम इस लाइन से बहुत ज्यादा डिनोट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। हर एक इंसान का स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करके उसके लिए बेस्ट बना दो कि वो उस स्ट्रेंथ का पूरा यूटिलाइजेशन करके आपका ऑर्गेनाइजेशन में अपना आउटपुट दे, ठीक है। बट उसकी वीकनेस को इतना ज्यादा लेवल तक डाउन ले जाओ, उसको इतना ब्रेक कर दो कि उसके लिए वो वीकनेस वीकनेस जैसा रह ही ना जाए, इररिलेवेंट हो जाए, ठीक है। तो इंसान को उस कंफर्ट जोन तक लेकर जाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या बोलता है, कंसर्न्ड विथ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, ये दोनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
It includes management where raw material inputs get converted into finished goods and it covers all मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल दोनों को मिलाकर ही क्या है भाई ऑपरेशन है ना, तो POSDC सारे फंक्शन यहां पर आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, फिर आया मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो देखो इसके लिए क्या है, मैंने बताया था मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटी होती हैं जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म होती हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, यानी वही स्टेप POSDC को बोल रहा सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, एज लॉन्ग एज कंपनी विल एग्जिस्ट, जितने दिन कंपनी होगा उतने दिन मैनेजमेंट एग्जिस्ट होगा, और मैनेजमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए भाई ये उतने दिन मैनेजमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ तो अनलिमिटेड है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक तरीके से। तो इस वजह से जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसको मैनेज करने के लिए, उसको बेस्ट चलाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एग्जिस्ट करेगा, दस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, और उनके अपने डिफरेंट माइंडसेट, अपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स, क्वालिफिकेशन, अलग अलग चीजें होंगी, बट दे विल बी कलेक्टिवली टर्म्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ोगे तो आपकी सोच कुछ और होगी कि आपको ज्यादा कमाना है, किसी का होगा कि ज्यादा रिस्पेक्ट कमाना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को अदर मीन्स होंगे, ठीक है, ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो सबका अपना अपना मोटिव अलग होता है, ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है, तो वही ये बता रहा है। बट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन but to function an organization properly, coordination of individual interest and converting it into organization interest is required। तो हर एक इंसान अपनी एक सोच, अपना एक टारगेट लेकर ऑर्गेनाइजेशन में आया है, बट उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिजाइन करके कोऑर्डिनेट कराना है, किस तरीके से हम वो मैनेज करेंगे ताकि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट बने, और सारे लोग अपने लिए अगर कोई काम करता है तो बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से कोरिलेट कर दें उसके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ कि उनको लगे कि वो अपना इंटरेस्ट अचीव कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अचीव कर रहे हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक सेम पैरेलल्स में आ जाता है, या एक सेम वे में आ जाता है, ठीक है, एक सेम पाथ में आ जाता है, तो हर इंसान उस पाथ पे अचीव करने अपने इंटरेस्ट को निकलता है, और उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट खुद का खुद अचीव हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इट विल यूनाइट द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ कॉमन डायरेक्शन। तो यही चीज ये करता है, मैनेजमेंट क्या करेगा, दूसरों से काम कराना, तो इस तरीके से उनको दिमाग में भरना है कि वो अपना बेस्ट, अपने लिए इंटरेस्ट, अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, बट इस तरीके से भर देना कि वो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बेस्ट तरीके से फुलफिल कर जाए, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करता है, ठीक है, और कैसे करेगा आगे आने वाले चैप्टर्स बताएंगे कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, आप इसको फील कर सकते हो बट इसको टच नहीं कर सकते, तो फील कैसे करोगे, तो यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि इट कैन नॉट बी टच्ड, बट इसका प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, और ये फील कैसे होगा, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत कंफ्यूजन है, केओस है, कोई चीज कहीं भी पड़ी हुई है, कोई इंसान आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन है, तो हम कहेंगे वहां मैनेजमेंट लैक कर रहा है। बट अगर यही सारी चीज हो रही हो, परफेक्टली हो रही, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का तो भाई मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चल रहा है, तो हम यही बोल रहे हैं कि ये नोटिसेबल तब होता है जब टारगेट प्लान के हिसाब से अचीव हो, लोग हैप्पी सेटिस्फाइड दिख रहे हो, हर जगह ऑर्डरलीनेस हो, इंस्टेड ऑफ केओस, कोई कंफ्यूजन ना हो, केओस बोले तो कंफ्यूजन, ठीक है। तो इन चीजों को देखकर हम फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट वहां पर है, ठीक है। ओके, एक डायनेमिक फंक्शन मैंने बताया था, मैनेजमेंट का ये खुद का फंक्शन नहीं है, ये एक डिराइव्ड फंक्शन है, और ये डिराइव्ड फंक्शन कहां से आया है, बिजनेस और इन्वायरमेंट से। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है जिसमें बिजनेस चल रही है, वो इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक नेचर का होता है, चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो वो बार बार बदलते रहता है, तो उसको अडेप्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए उन चेंजेस को बिजनेस को बदलना पड़ता है, और बिजनेस अपने से नहीं बदलेगी, उसको बदलने के लिए कहां से चेंजेस आने चाहिए? मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट नीड्स टू चेंज, ठीक है। तो यही चीज लिखा है कि बिजनेस ऑपरेट करता है एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में जहां पर चेंज बहुत फ्रिक्वेंट है। तो इन चेंजिंग रिक्वायरमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट के मीट करने के लिए हमारे ये बिजनेस को भी चेंज होना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए कि बिजनेस चेंज हो, फंक्शंस को मॉडिफाई करना होगा एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। और ये फंक्शंस को चेंज करने के लिए कौन है? मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने आज आपको पहली बार ऐसा रीडिंग करके एक एक चीज को बताया है, बट हर दिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करते रहूंगा, मैं अभी आपको ये बताया, ठीक है। हाँ, मैं शॉर्ट बीच बीच में आपको एक बार क्विक रिवीजन देते रहूंगा, सो दैट आपको ये नोट्स रीड करने का, इसमें क्या लिखा है, उसका सेंस क्या है, वो पता चलते रहे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा आगे। देखो, एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो समझते हैं पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई आप एक चीज मुझे बताओ, सोचकर खुद से बता सकते हो आप। भाई, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का वही होगा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस को बेस्ट बनाने के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर बिजनेस बेस्ट बन रहा है, अल्टीमेटली वो क्यों बन रहा है? उसकी मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, अगर इसको हम कैटेगराइज करें ना, तो इसको तीन मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कई लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं, ठीक है। एंड तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो, मैं इसको ना याद करने का आपको तरीका बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर मैं इसको याद कराने के लिए बोलूं, तो मैं ये लिख रहा हूं, बिजनेस अपना भला कैसे करे। पहला चीज, कोई भी इंसान जब एग्जिस्ट करता है तो वो पहले अपने लिए सोचेगा। तो पहले अपना भला कैसे करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देन है, दूसरा है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस अपने लोगों, या कह लो इम्प्लॉइज, ठीक है। अपने लोग कौन? इम्प्लॉइज का भला कैसे करे, ठीक है। या हिंदी थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। खुश कैसे करे, ठीक है। बिजनेस अपना भला अपने लोगों का भला कैसे करे, या अपने लोगों को खुश कैसे करे, ठीक है। एंड तीसरा यहां पर आता है, बिजनेस सोसाइटी का भला कैसे करे। बिजनेस सोसाइटी का भला कैसे करे, तो पहले अपना भला, फिर अपने लोगों का भला, फिर बाकियों का भला, ठीक है। तो सोसाइटी जब मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी मीन्स एनी वन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इन्वायरमेंट अदर देन बिजनेस एंड इट्स ओन एम्प्लॉइज, ठीक है। बिजनेस के अंदर की बात को छोड़कर बाहर, पूरी बाहर की बात, हर एक, इवन इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग,
वो दैट विल बी कवर्ड इन सोशल, ठीक है। तो बिजनेस पहले अपना भला कैसे करे, फिर अपने लोगों का भला कैसे करे, और फिर सोसाइटी का भला कैसे करे। तो देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना भला कैसे करती है। अपना भला करने के लिए ना वो 3 तरीके से अपना भला करेगी। सबसे पहले जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो उसका सबसे बड़ा भला तब होगा जब वो सर्वाइव कर पाए। बिजनेस में सर्वाइव करना, पहले तो वो पहले ही आते ही कोई प्रॉफिट नहीं कमाने, पहले वो बिजनेस में टिक जाए। कई ऐसे बिजनेस होते हैं कुछ साल चल के बंद हो जाते हैं, कुछ महीने चल के बंद हो जाता है। तो वैसा ना हो, तो पहला ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का क्या होता है, सर्वाइवल। देन दूसरा क्या है, प्रॉफिट। एंड तीसरा क्या है, ग्रोथ, ठीक है। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, पहले सर्वाइव करेगा फिर प्रॉफिट कमाएगा। जब प्रॉफिट कमा लेता है तो उसका इच्छा होता है और ज्यादा कमाना है, फॉर दैट ग्रोथ इज नीडेड, ठीक है। तो पहले सर्वाइवल, सर्वाइव कैसे करेगा। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको 2 चीज करने पड़ते हैं, क्रिएट कस्टमर, पहला चीज, एंड दूसरा चीज फेस कॉम्पिटिटर्स। अपना भला कैसे करेगा, सर्वाइव करना, सर्वाइव कैसे करेगा, सर्वाइव तब कर पाएगा जब वो अपने कस्टमर बनाए, एंड फेस कॉम्पिटिटर मतलब वो कॉम्पिटिटर उसके कस्टमर तोड़कर ले ना जाए। सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको रिटेन भी करना होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, कस्टमर बनाना, और फिर अपने कॉम्पिटिटर से उनको बचाना कि वो तोड़कर ले ना जाए, ठीक है। तो अगर बिजनेस ने ये कर लिया तो वो सर्वाइव कर लेगा मार्केट में। एक बार सरवाइव कर लिया तो उसको प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने का 2 बेसिक रीजन जो होता है, ठीक है, वो है क्यों कमाना है उसको। तो पहला है टू कवर कॉस्ट, एंड दूसरा है बियर रिस्क। कि पहले तो जितना उसका लगा है, पहले हर इंसान वो सोचता है कि लगा वाला निकल जाए, एक रीजन इसलिए प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, इतना प्रॉफिट चाहिए कि उसके पास एबिलिटी रहे, कल को कुछ भी दिक्कत आ जाए बिजनेस में तो इतना प्रॉफिट ऑलरेडी कमा के रखें कि वो पैसा लगाकर उस रिस्क से, उस लॉस से बच लें, ठीक है, और बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना आने दें। तो प्रॉफिट क्यों, क्या रीजन से कमाने चाहेगा, अपने कॉस्ट को बियर करने के लिए, अपने रिस्क को बियर करने के लिए, ठीक है, इतना क्लियर। थर्ड आते हैं, एक बार वो प्रॉफिट इतना कमा लिया तो अब इतने से काम नहीं चलेगा कि कॉस्ट और रिस्क के, अब उसको और ज्यादा कमाना है, ठीक है, क्योंकि अर्निंग के लिए तो कोई लिमिट रखी नहीं गई है, हर इंसान ज्यादा चाहता है। तो ग्रोथ लाने का तरीका क्या होगा उसका, या कैसे कैसे वो ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहला, या तो वो अपनी सेल्स बढ़ाए, या तो वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाए बिजनेस में, या कह सकते हैं वो अपना स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ाए, ठीक है। सेल्स को यहां पर टर्नओवर भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या करना, क्या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इंप्लॉइज को बढ़ाए, ठीक है, या कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन लाए। डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं बोलूं तो क्या है, आप अपना प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट सेगमेंट को बदल देते हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अचानक से मैं कोई अलग बिजनेस करने लग जाऊं, प्रॉपर्टी डीलिंग एंड ऑल, तो मैंने अपना, मेरा जो मेन बिजनेस का एरिया था वो एरिया चेंज किया और नए नए एरियाज में जोड़ा, ठीक है। तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तो हम इन 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 चीजों को क्या कहते हैं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके नाम से पूछा जाता है। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, एग्जाम में पूछ देता है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ लानी है या ग्रोथ हुई है, इस बात का पता कैसे चलता है। तो इन चीजों को देखकर हमें पता चलेगा कि कंपनी ग्रो हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना भला क्या किया, सरवाइव किया, प्रॉफिट कमाया और फिर ग्रोथ लाया। एक बार अपना भला के साथ साथ, तभी कहते हैं ना, अपना भला जब तब लंबे समय तक टिक पाएगा, तब तक बिजनेस अच्छा चलेगा जब तक आपके लोग और आपकी सोसाइटी आपसे खुश हो। सोसाइटी से आएंगे कस्टमर, और आपका जो आउटपुट मैक्सिमम आना है, रेवेन्यू जो जनरेट होगा, वो आपके अंदर के लोगों के काम से आने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस करेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय को खुश कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिकली सोचकर देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन होते, मैनेजर होते, अपने लोगों को कैसे खुश करते। तो सबसे पहले हम बोलेंगे फेयर रेम्युनरेशन, प्लीज डोंट यूज हाई रेम्युनरेशन, ठीक है, हाई वर्ड नहीं, हाई वर्ड यानी कंपनी के लिए ही घाटा हो जाएगा तब तो। तो फेयर, जिसका जितना बनता है। प्राइवेट जॉब में क्यों लोग
कई देखोगे प्राइवेट ट्यूशंस या स्कूल्स इतना कम पेमेंट करते हैं अपने टीचर्स को कि भाई मैं तो समझ भी नहीं सकता उतने में गुजारा कैसे होता है। इसीलिए अक्सर लोग वहां से छोड़ के जाते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, ठीक है। तो फेयर रेम्युनरेशन हो। दूसरी बात, आप उनको गुड बिहेवियर, भाई उनके साथ बर्ताव अच्छा करो, स्लेव मत बना के रखो, ठीक है। सबको रिस्पेक्ट दो। अच्छा, इसके साथ साथ बोनस टाइम टू टाइम दो। और उनको क्या दो, मेडिकल की फैसिलिटी दो, ठीक है। और क्या दो, हाउसिंग फैसिलिटी दो, ठीक। उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी दो, ठीक। तो ये सारा कुछ करके आप एम्प्लॉय को खुश कर सकते हो या नहीं? तो इस तरीके से आप दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हो, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ना क्लियर? ओके। देन आते हैं सोसाइटी का कैसे भला करोगे। सोसाइटी का भला करने के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा टर्म यूज हो रहा है आजकल, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में क्लास 11th में भी आपने, आपका एक चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, उसमें पढ़ा है बहुत डिटेल में। तो सोसाइटी का भला कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का भला करने के लिए तरीका क्या है, पहले तो उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, है या नहीं? तो मैं यहां लिख दूं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। और क्या उनको दे सकते हो, फेयर प्राइस में दो। डोंट से लो प्राइस, लो प्राइस किसी प्रोडक्ट के लिए इंफीरियोरिटी शो करता है, ठीक है, कि इंफीरियर प्रोडक्ट है। फेयर प्राइस, जिसका जितना बनता है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करो। और क्या करो, नो अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं करो, ठीक है। कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूध वाले नहीं बनना है, ठीक है, कि सामने आपके मिला के पानी और उसके बाद हम बोल दें कि भाई हमने तो बिल्कुल प्योर दिया। तो ऐसा वाला एडल्ट्रेशन आपको नहीं करना कुछ भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लॉ अबाइडिंग बनो भाई, ठीक है, लॉ को पूरा फॉलो करो, ठीक। नेक्स्ट है टैक्स का टाइमली पेमेंट करो, ठीक है, टैक्स की टाइमली पेमेंट करो। और क्या कर सकते हो, इको फ्रेंडली गैजेट का यूज करो, ठीक। तो ये सारी चीज करके आप सोसाइटी का भला कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज करके आप सोसाइटी का भला कर सकते हो। और इस तरीके से आप अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, या कह लो अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। तो ये 3 तरीके के हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। 3 मेजर, ठीक है। अपना भला, अपने लोगों का भला और सोसाइटी का भला, इस तरीके से करें। ये हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, एंड प्रैक्टिकली हमने समझा, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे चलते हैं आज, और हम करेंगे कवर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखो, अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूं। एक है टॉप मैनेजमेंट, एक है मिडिल मैनेजमेंट, और एक है लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। अब ये क्या चीजें हैं, ये हम समझने जा रहे हैं। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो कई बार आपको कहते हो ना कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़े लोग हैं, ये ऐसे ही छोटे लोग हैं, या जूनियर लोग हैं, जूनियर सीनियर ऐसे बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड हायरार्की या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हायरार्की या लेवल्स ऑफ
मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 स्फीयर्स पे बांटा गया है, ठीक है। आगे चल के इनमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, बट अभी जैसा आपको एनसीईआरटी के सिलेबस बताया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ओके। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या देखने वाले हैं, टॉप मैनेजमेंट का पहले तो हम ये समझेंगे तीनों मैनेजमेंट के अल्टरनेट नेम कौन है, क्या है, कौन लोग किस लेवल पर आते हैं, और फिर देखेंगे कि उनका काम क्या होता है, ठीक है। नाम, ठीक है, लोग और उनका काम, 3 चीजें यहां देखनी है। तो सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट को हम डिस्क्रिशनरी लेवल भी बोलते हैं, या हम इसको आप ये कह लो डिसिसिव लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, डिसिसिव लेवल भी बोलते हैं। इसको हम लोग थर्ड लाइन भी बोलते हैं, थर्ड लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। थर्ड लाइन मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि हम लोअर देन मिडिल एंड देन टॉप, बॉटम टू टॉप हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो थर्ड लाइन या थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉप मैनेजमेंट का नाम है, ठीक है। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट के अल्टरनेट नेम के साथ अब ये जान लो कि इसमें पोजीशंस, लोग कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। ये नेम्स हो गए, अब हम जो देख रहे हैं वो है पोजीशंस। तो इसमें आते हैं, आपने जितने अच्छे अच्छे नाम सोचे होंगे कि जिंदगी में ये बनना है, वो सारे आपके ख्वाहिश यहाँ आती है। सीईओ, सीओओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इंडिया का नहीं, प्रेसिडेंट किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चेयरमैन, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े लोग कहां पर आते हैं, किस लेवल पर आते हैं, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का दूसरे और अल्टरनेट नेम्स क्या है ये समझते हैं। मिडिल लेवल का नाम देखो, एक तो है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी लेवल। इंटरमीडिएरी क्योंकि इन दोनों के बीच पड़ता है, इंटरमीडिएट का मतलब इन बिटवीन, तो ये बिटवीन में पड़ता है टॉप और लोअर के, इसलिए इसको इंटरमीडिएरी भी कहते हैं। इसको सेकंड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सेकंड लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, इसको डिविजनल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डिविजनल भी बोलते हैं, इसको डिपार्टमेंटल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल लेवल। और क्यों बोलते हैं मैं बिल्कुल रीजन बताऊंगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अल्टरनेट नेम हो गए, इंटरमीडिएट लेवल, सेकंड लाइन, ये तो आपको समझ में आ गया। डिविजनल क्योंकि यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन को जो डिपार्टमेंट या डिविजन्स अलग अलग बनाए जाते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोग कौन आते हैं, अगर मैं एक वर्ड में अगर बोलूं तो यहाँ पर आते हैं एचओडीज। एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हर, या आप जिनको प्यार से बोलते हैं ना मैनेजर, ठीक है, मैनेजर। तो मैनेजर्स यहां पर आते हैं, लाइक कौन कौन से मैनेजर, तो हम लोग जानते हैं एचआर, सेल्स, या जिसको आजकल मार्केटिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है, सेल्स, ठीक है। देन आपका ये कह सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक, ये सारे मैनेजर्स यहां पर आते हैं, ठीक है। ये हो गए इनके अल्टरनेट नेम्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, इनका अल्टरनेट नेम देखते हैं। इनका अल्टरनेट नेम क्या है, तो इसका सबसे पहला तो फर्स्ट लाइन, या इसको क्या कहते हैं, बॉटम लाइन, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल, ठीक है, ऑपरेशनल, या इसको कहते हैं सुपरवाइजरी, ठीक है। तो ये लेवल सुपरवाइजरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लेवल पर कौन कौन आते हैं, ये देखो, इस लेवल पर आता है सुपरवाइजर, ऑपरेटर, ठीक है। आप इसको, कई लोग कहते हैं कि फ्रंट लाइन, ठीक है, फ्रंट लाइन, ठीक है,
फ्रंट लाइन बॉस, ठीक है, फ्रंट लाइन बॉस यानी इनडायरेक्टली हम सुपरवाइजर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे कहां पर आते हैं, ये आते हैं हमारे लोअर मैनेजमेंट के पार्ट पर, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस जो एक्चुअल वर्क होता है ना वो इस लेवल पर होता है, जो फिजिकल वर्क होता है, काम होता है एक्चुअली प्रोसेसिंग का, हमारा जो मेन ऑपरेशन है वो ये लेवल परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा, और सुपरवाइजरी क्यों, क्योंकि अंडर द सुपरविजन सुपरवाइजर यहाँ पर अपने अंडर में रख के लोगों को देखते हुए, वॉच ओवर करते हुए काम करवाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट नेम एंड पीपल, कंसर्न पीपल, जो हर एक डिवीजन पर आपको अवेलेबल दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेगमेंट्स के लोग और उनके नाम, और लोग और नाम के बाद अब हम आते हैं काम पर। अब आप सोच कर देखना, खुद से आप समझा लोगे, ठीक है। देखो, अगर मैं टॉप की बात करूं, और ये मैं क्या लिख रहा हूं, इनके फंक्शंस, ठीक है, इसके फंक्शंस लिख रहा हूं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। तो टॉप वाले अगर बड़े बड़े लोग हैं यार, तो सेटिंग जो ऑब्जेक्टिव सेट है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी क्या नहीं, ये ऑब्जेक्टिव कौन फ्रेम करेगा, यही लोग। ये जो प्लानिंग का काम है ये कौन करेगा, यही बड़े लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अब ये एक वर्ड है ना जिसको हम प्लानिंग चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल एक फिल्म की स्टोरी से समझेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन है या फॉर्मेशन है, लिख दूं, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना यानी कि मैं ये बात बोल दूं, बिजनेस एनवायरमेंट से डीलिंग एंड फेसिंग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ये सारे चीज कौन करेगा, ये टॉप मैनेजमेंट वाले, कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना और एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए क्या एक्शन प्लान होगा, ये सारा डेवलप करना किसका काम होगा, टॉप वाले का। और क्या, जो इसमें जो सीएफओ जी होते हैं उनका क्या काम है, सीएफओ विल डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, पार्ट बी में डिटेल में, आपके बिजनेस के पार्ट बी में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत डिटेल में है, उसके बहुत सारे आपको फैक्टर्स वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिजाइनिंग होगा, ठीक है, वो कौन करेगा, सीएफओ जी करेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी मेजर डिसीजंस लेने होंगे वो सारे डिसीजन कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सारे मेजर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द विजन एंड मिशन ऑफ कंपनी, मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे जो बड़े बड़े काम है ना वो कौन करने वाले हैं, हमारे टॉप के लोग, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई चीज हिट करेगी या कोई चेंजेस बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट लेता है। आते तो सबके ऊपर गालियां हैं, बट रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाता है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट ने ये सारा चीज तो कर दिया। अच्छा, प्लानिंग एंड पॉलिसी यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये सब बनाना ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इवन हाँ, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन चूज करना, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन कौन कौन से में हम डील करेंगे, इसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन का डिसीजन, डाइवर्सिफिकेशन का जो डिसीजन होगा, ठीक है। ग्रोथ लाना है बिजनेस में, ग्रोथ का डिसीजन जो लेना है, तो ये सारे डिसीजन टॉप वाले लेते हैं, बड़े काम, ठीक है। एक बार टॉप कोई डिसीजन ले लिया तो अब वो ये बात को किसको बता देगा, मिडिल वाले लोगों को। तो ये क्या करेंगे, मिडिल वाले लोग पहले तो उनसे डिसीजन लेंगे, ठीक है, पहला चीज वो डिसीजन लेंगे। तो आप इनको
क्या बोलोगे, उनके डिसीजन लेकर ये लोअर वाले को बताएंगे या डायरेक्ट करेंगे कि कैसे काम कराना है, क्या काम कराना है। ठीक है, तो आप बोलोगे दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट, पहला तो ये काम। ठीक है, चैनलाइज या कह लो पास डाउन decisions and instructions of top management to lower मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो इनका इंटरमीडिएरी वर्ड की वजह से ये काम हो गया। अब देखो मैंने बोला यहाँ पर अलग अलग लेवल के एचओडीज आते हैं, तो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर मैं बात बोलूँ एचआर, ठीक है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ठीक है, ऐसे याद होगा आपको, मैं एनसीईआरटी को रटाना नहीं चाह रहा। मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, ठीक, और आपके मार्केटिंग मैनेजर, ठीक, और आपके प्रोडक्शन मैनेजर, ये अलग अलग मैनेजर्स हैं। अब ये मैनेजर्स कुछ तो काम करते होंगे, तो अगर इन मैनेजर्स को एचओडीज का नाम लिया है, डिपार्टमेंट का नाम लिया है, तो हम इनके बारे में अगर जान लें कि ये क्या काम करते हैं, तो हमें इनके फंक्शन से पूरा को रिलेट होकर सारा याद हो जाएगा। तो एचआर क्या करेगा, जो भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, जो एम्प्लॉय आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एचआर ही लेकर आता है ना, तो वो काम एचआर का होगा। तो इनडायरेक्टली वो मिडिल मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंस मैनेजर ये क्या करेगा, याद है, फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग दी बिजनेस एक्टिविटीज। भाई पैसा कहाँ से लाना है, किस पे क्या ब्याज लगेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, पैसा जो बिजनेस में आ रहा है जा रहा है उस सब का अकाउंटिंग, तो ये फाइनेंस मैनेजर कर रहा है। मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस, ये चीज करेगा। ठीक, इससे जुड़ा मैं आपको एक प्रैक्टिकल और बात बताऊंगा, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस ये बिल्ड करेगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह यही कराएंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कंपेन वगैरह यही कराएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, आ, मैं ऐसे बोल दूं, ऑर्डर की प्रोसेसिंग कराएगा। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कराएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग करने का मतलब जाकर तो सुपरवाइजर देखेगा, बट कितना प्रोसेस कराना है वो सारे का जो डिसीजन लिया जाएगा या डायरेक्शंस दिया जाएगा वो प्रोडक्शन मैनेजर देगा। ठीक है, अच्छा, इनपुट आउटपुट रेशियो जो मैनेज करना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो का जो मैनेजमेंट करना है ना, वो ये करवाएगा। ये बताएगा कि भाई कितने इनपुट पे कितना आउटपुट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये सारा डायरेक्शंस ये देगा। तो ये अलग अलग मैनेजर्स अपने अपने काम करेंगे, और यही काम क्या होगा इनडायरेक्टली भाई, कि ये यही बन जाएगा फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो कस्टमर से डील करता है, तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं बिजनेस इन्वायरमेंट से या सोसाइटी से डील कौन करता है, ठीक है, डील्स विथ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कह लो या कह लो और सोसाइटी, एंड गेट्स अपडेट रिगार्डिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि भाई ट्रेंड में क्या चेंज आ रहा है, लोगों की डिमांड में, एक्सपेक्टेशन में क्या चेंजेस आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में जो नॉलेज लेकर आएगा वो किसके पास होगा, वो रहेगा हमारे मिडिल मैनेजमेंट के पास। ठीक है, तो होप सो मैं ये भी बात को आपको क्लियर कर पाया। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ मिडिल।
अब आएगा, यहां से बात किसके पास आएगी, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। लोअर लेवल के पास पहले तो ये आएगा। अच्छा, इस हायरार्की में एक चीज याद रखना, इसके जस्ट नीचे आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। वो मैनेज नहीं करते, वो एक्चुअली वर्क करते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स इसके नीचे आते हैं। तो सबसे पहला ये लिंक बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स होते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स एंड गेट देम एग्जीक्यूटेड। ये क्या करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट ने जो डायरेक्शंस, जो डिसीजंस लिए हैं, जो चीजें बताई हैं, ये पहले बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसको, ये वर्कर्स को, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कराएंगे, कैसे काम कराना है, बस बोलेंगे नहीं। अभी तक बोलते आ रहे थे, एक्चुअल वर्क ये करवा के देंगे, ठीक है। अच्छा, यही करते हैं सेटिंग। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं, हाँ, ये कम्युनिकेट करते हैं, पहले तो ऐसे समझ लो, कम्युनिकेट ग्राइवेंसेस कहने का मतलब है एक तरीके से प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स, ठीक है, ऑफ वर्कर्स विथ मैनेजमेंट को, क्योंकि वर्कर से डायरेक्ट डीलिंग तो ये करते हैं ऑन ग्राउंड, तो उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या सोच है, उसके बारे में कम्युनिकेशन ऊपर मैनेजमेंट को कौन करेंगे, यही लोअर लेवल वाले, ठीक है। अच्छा, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। अब कहोगे कि सर प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। बेटा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी लेकर आने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन किन से लेकर आना है, कितना लेकर आना है, कब लेकर आना है, ये डिसाइड प्रोडक्शन मैनेजर करता है, ठीक है। वेंडर कौन होंगे, उनसे क्या प्राइस डील है, वो सब ऊपर के, जब फिक्स हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट प्रैक्टिकली लेकर आने का या मंगाने का और चेक करने का, वो जिम्मेदारी इनकी रहेगी। ये क्या करेंगे, ये चेक करेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कहने का मतलब हेलमेट, बेल्ट वगैरह, ये सब सेफ्टी जैकेट्स वगैरह सब प्रॉपर है या नहीं है, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट सारे हैं, अच्छे हैं, प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, ये सारे ये करेंगे। ये रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स अटेनमेंट या फुलफिलिंग या अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऊपर था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर सोचा गया था, बताया गया था, उसको एक्चुअली में अचीव करवाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर होता है कि वर्कर से आप ये बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क लो और इसको फुलफिल करो, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, हमारे सुपरवाइजर का, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये सारे काम, ठीक है। इवन मैं बोल दूं मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो ये सारे जो काम कौन कर रहे हैं, लोअर लेवल करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो मैंने आपको अल्टरनेट नेम बता दिए, लोग बता दिए और उनके काम बता दिए, ठीक है। अब इसको जल्दी से समराइज या जल्दी से आपको मैं कहूं तो पैरेलली चेक करने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कितना बनना है और कितना अभी बाकी है, वो चीज को देखने के लिए हम दूसरा वाला पीडीएफ भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, एक सेकंड। चलो, अब हम यहाँ से स्विच करते हैं इस वाले टैब पे, ठीक है। अब इस टैब पे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। एक तो पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आप देख लो।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो मैंने लिखा है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ये एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। क्या कितना कैसे लिखना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप चीजों को कनेक्ट कर लोगे। और मैंने जितने वर्ड्स यूज किए दैट इज मिनिमम मोस्ट। उससे नीचे अगर आप जाओगे ना तो आप केस स्टडी क्रैक नहीं कर पाओगे। केस स्टडी के लिए मैंने हर वो चीज को रखा है अपने नोट्स में, जिससे आप तुरंत क्लिक करें कि केस स्टडी कहाँ से आई है, ठीक है। अच्छा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया है पहले कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये दो वर्ड है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि किसके पास कौन सा डिसीजन लेने का और किसके पास कौन सा काम करने का रोल फिक्स किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी फिक्स की गई है, उसी को कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो कि बाइंड करती हर एक इंडिविजुअल को एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। और उसी के हिसाब से हमें ये बात पता चलता है कि कौन हमारा सीनियर है और कौन हमारा जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बताती कौन हमारा हेड बनेगा, ठीक है। अच्छा, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब है एक इंसान के अंदर, यानी एक हेड के अंदर कितने लोगों को वो इफेक्टिवली अपने अंदर मैनेज कर सकता है, उनसे बेस्ट वर्क ले सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हायरार्की वाइज चलता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और भी डिटेल में हम करेंगे, बट ये किस बेसिस पे जाएगा, किस बेसिस पे बनता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे बनता है। एमसीक्यू में या कई जगह पर पूछ देता है कि किस बेसिस पे बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। टॉप मैनेजमेंट, देखो इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? थर्ड लाइन। अच्छा, प्लीज इस एग्जीक्यूटिव लेवल को यहां से हटा देना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल दोनों जगह पर आपको अलग अलग सिग्निफिकेंस वर्ड से, क्योंकि आपके जो लोअर लेवल है ना उसको भी एग्जीक्यूटिव लेवल कह दिया जाता है, ठीक है। बट दोनों का ना रेलेवेंस ही अलग है, इसलिए एग्जीक्यूटिव वर्ड को ही हटा दो दोनों जगह से। देन इट इज डिस्क्रेशनरी लेवल, ठीक है। डिस्क्रेशनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज एट देयर विल, एट देयर डिस्क्रिशन, एट देयर ऑप्शन कि उन्हें किन चीजों को कराना है, किन चीजों को नहीं कराना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैं फंक्शंस को कोरिलेट करूं लेवल्स पर, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम कौन करते हैं? टॉप वाले, ठीक है। ओके, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर एक सेकेंड, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का काम हमारे टॉप वाले लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो लिख दिया है कौन कौन लोग आते हैं, तो ये मैंने नाम लिख दिया। उनका काम क्या है? तो देखो, सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट का काम को कोऑर्डिनेट कराना। इसके नीचे ही डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट वाले को आपस में कोऑर्डिनेट कराना कि सब एक दूसरे से घुल मिल के काम करें, वो टॉप मैनेजमेंट करता है। दूसरी बात, वेलफेयर और सर्वाइवल, कंपनी का वेलफेयर यानी ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से वो वेलफेयर यानी अभी मैंने सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, वो कैसे दिलाना है, ठीक। और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सरवाइव करके रखना है, कॉम्पिटिटर को फेस कैसे करना है, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को कैसे अडाप्ट करना है, उस चीज को डील करते हैं टॉप वाले। ये बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं और उसका देखते हैं कि किसी भी तरीके से बिजनेस के सर्वाइवल पर इम्पैक्ट ना है, ठीक है। वो फॉर्मुलेट करते हैं गोल और स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो सोसाइटी का फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, बिजनेस के हर वो काम जो कि सोसाइटी पर डायरेक्टली, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन चीजों का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। यही कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कौन डिजाइन करता है? सीएफओ। मैंने एक एग्जांपल में बताया आपको। अच्छा, इनका नेचर ऑफ जॉब कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, हालांकि ये बहुत थियोरेटिकल है। इनका जॉब कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। देख के लोगों को लगता है यार ये दिन भर बैठे रहते हैं, बट नहीं, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग आवर्स और कमिटमेंट इन्हें चाहिए होता है। अब आप कहोगे वो तो उठ के कभी भी चले जाते हैं, बट उनका वर्क इम्पैक्टफुल, उन्हें ऑल द टाइम उनके दिमाग में चीजें चलते रहेंगी, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस का अपडेट लेते रहना पड़ता है उन्हें, ठीक है। ओके, मिडिल के लिए देखो नाम क्या है? मैनेजरियल लेवल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी पर एक्चुअल मैनेजर वर्ड हमने जैसे अभी प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, एक्चुअल मैनेजर वर्ड यहाँ यूज किया जाता है। तो इसे मैनेजरियल लेवल, सेकंड लाइन, डिपार्टमेंटल, डिविजनल भी बोला जाता है या इंटरमीडिएरी भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सारे तरीके के मैनेजर आते हैं और यहाँ पर स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और देखो इसमें अलग अलग तरीके के मैनेजर्स रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होगा? ये प्लान को इम्प्लीमेंट कराएंगे और कंट्रोल कराएंगे। ऊपर वाले ने बता दिया, उसको लोअर पर इम्प्लीमेंट करवाने का, जिम्मेदारी देने का ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। फिर
ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। अगर फर्स्ट लाइन लोअर लेवल कुछ भी गलती करेगी तो टॉप किसको सुनाएगा? इन मिडिल वालों को कि तुमने ढंग से काम क्यों नहीं लिया। ठीक है, मेन वर्क टू कैरी। अच्छा, इनका मेन काम क्या है? जो प्लान टॉप ने बनाया है उसको कैरी आउट कराना, उसको एग्जीक्यूट करवाना लोअर को बताकर। ठीक है, ये इंटरप्रेट करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी बनाएगा कौन? टॉप। उसको इंटरप्रेट करने का मतलब उसको समझाएगा कौन? लोअर को। वो काम है मिडल का। ठीक है, अच्छा, ये इंश्योर करेंगे कि नेसेसरी इंप्लॉइज रहें, एचआर इंश्योर करेगा। ये इंप्लॉय को क्या ड्यूटीज और रोल होंगे? एचआर विल डिसाइड। ठीक है, वो बताएगा, मतलब विल नॉट डिसाइड, वो आए रहेगा बट एचआर बताएगा किसका क्या काम होगा। ये मोटिवेट करेंगे इंप्लॉय को ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये कोऑपरेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, एक दूसरे डिपार्टमेंट से, ताकि काम अच्छे से स्मूथली चलते रहे। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये मैंने रिपीट पॉइंट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन मैनेजर के सारे चीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट कंपेन करेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस स्टडीज में। ठीक है, और यही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कराते हैं इंप्लॉइज का। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पर इंप्लॉइज का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये कराते हैं। हाउएवर यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, रिक्रूटमेंट या कह लो हायरिंग कैजुअल वर्कर। हायरिंग कैजुअल वर्कर यानी कहने का मतलब हायर एंड फायर, टेम्पररी लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, लेबरर्स, तो उनको हायर करने का जिम्मेदारी लोअर वाले का होता है। ठीक है, बट इंप्लॉइज को करने का जिम्मेदारी मिडिल का होता है, ये मत भूलना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि कैजुअल लेबर का सिलेक्शन लोअर वाले का। ठीक है, अच्छा, अब और आगे आते हैं सुपरवाइजरी ऑपरेशनल फोरमैन लेवल भी इन्हें बोलते हैं, या फ्रंट लाइन जैसा मैंने बताया था। तो ये फोरमैन, क्योंकि इसके जो सामने रहते सुपरवाइजर्स एंड जो टीम लीडर्स होते हैं किसी भी काम पर्टिकुलर टास्क के लिए, उनको फोरमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम से इन्हें हम जानते हैं। यहां पर कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, POSDC। ठीक है, फोरमैन और सुपरवाइजर, एंड यहां पर और लिख दूं ऑपरेटर्स भी यहीं पर आते हैं। मैंने जैसा बताया, इनका काम क्या क्या होता है देख लो यहां पर। इनको, इनका सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही लिमिटेड है जितना कि इनको टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाकर दिया कि तुम्हारा इतना पार्ट है, तुम इसी को देखना, उससे बाकी अलग कोई काम होगा तो तुम्हारा कोई लेना देना उससे नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल वर्कर से इंटरैक्ट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन पास करते हैं जो मिडिल लेवल ने इन्हें बताया होता है। जो भी क्वालिटी का मेंटेन करने का जिम्मेदारी होता है यही करते हैं। जो भी वेस्टेज को मिनिमाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड पे तो ये है ना, तो यही करते हैं। जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना यही करते हैं, और कैजुअल लेबर की हायरिंग भी यही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि आज क्लास लंबी हो गई है क्विक रिवीजन के वजह से, आज हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टिल देन टेक